हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उसे पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें मतलब सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़। सेकंड पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, और थर्ड पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। ओके, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वो बात की बात है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी कैन कैटेगराइज 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? Activities that are undertaken by directly using natural resources can be termed as primary activities and this sector is known as primary sector। मतलब जो एक्टिविटीज़ जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से बनाते हैं, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से डायरेक्टली बनाते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और उस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इससे हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं फार्मिंग से। फार्मिंग से मतलब जैसे मान लीजिए हम आलू उगाते हैं तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का ही तो यूज़ करते हैं। आलू, भिंडी, तोरी, मतलब जो भी आपका जो समझना है, जैसे फार्मिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर हम उसे डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फार्मिंग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं आप इसे। ये होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ अच्छा सा ग्रो कर सकते हैं। अब सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर आप इन जनरल ऐसे समझिए, जैसे आपने अपने कल्टीवेशन फील्ड में वो कॉटन उगाया, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कॉटन लगा के कपड़े पे कहोगे कि हाँ ये बन गया हमारे कपड़े और हम करेंगे। नहीं, हमें उससे उसका क्लॉथ बनाना होता है जिससे कि हम वेयर कर सकें। तो सेकेंडरी सेक्टर वही है। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो जिस सेक्टर में वो मॉडिफाई हुआ वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। मतलब किसी इंडस्ट्री के द्वारा प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ थी उससे कुछ गुण आया, उसको तो हमने थोड़ा उसे थोड़ा चेंज किया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाए। तो जो भी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ओके, अब तीसरा आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स की मदद करती हैं। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर हम एग्रीकल्चर से उसे रिलेट करते हैं। अब मान लीजिए जो फार्मर होगा उसे बीज चाहिए होंगे कि नहीं एक क्रॉप उगाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो मार्केट में जाएगा, शॉप से वो सीड्स खरीदेगा और फिर वापस आ जाएगा, और भी उसे जो सामान चाहिए होगा वो दुकान से जाके लेगा। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसे? फार्मर्स को, और जो भी उसके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसको। तो जो उससे एक्टिविटीज़ ले रहा है, मतलब जो एक्टिविटीज़ दे रहा है, मतलब सर्विसेज दे रहा है औरों को, वो टर्शियरी सेक्टर आता है। ये प्राइमरी की मदद मैंने जैसे आपको बताया शॉपकीपर की तरह, जैसे ऐसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे एक फार्मर गया सीड लेने के लिए, शॉपकीपर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर मान लीजिए वो फर्टिलाइज़र लेने गया किसी और शॉप से, तो वो शॉपकीपर भी उससे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की मदद करता है। अब सेकेंडरी सेक्टर कैसे मदद करता है? अब मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री मान लीजिए जो इंडस्ट्री का जो ओनर है वो उसे अभी लोन की ज़रूरत है, तो वो बैंक गया, बैंक से उसने कुछ लोन ले लिया। तो वो क्या है? तो जो बैंक है यहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? अपने कस्टमर्स को। और कस्टमर कौन है यहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर के जो उसमें आते हैं। ओके, दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब
टर्शरी सेक्टर अपने आप खुद कुछ नहीं बनाता है, ये सिर्फ सपोर्ट करता है कि भैया तुम अपना प्रोडक्शन कर लो प्राइमरी सेकेंडरी, और कुछ मदद पड़े तो हमें बुला लेना, हमें याद कर लेना, हम दादा हैं यहाँ के, ठीक है। तो अभी ये इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, इसमें एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, और भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए बेसिकली मैं अपनी वीडियो शॉर्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होती है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो मान लीजिए आपको बाई चांस पेपर में, अभी पेपर आने वाले हैं आपके, तो आपको इससे जल्दी आपको पूरा चैप्टर समराइज़ हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं हर एक चीज़ क्या क्या है। ओके, ये हमने एक टाइप का देख लिया कि हम सेक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के टाइप से हमने उसे देख लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि इन तीनों सेक्टर में बढ़िया कौन है, मतलब सबसे इनमें से अच्छा कौन है। अब कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स में हमारा एक टॉपिक आता है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। मतलब कि हम कैसे पता करें कि कितना गुड्स और सर्विसेज बना है और किस किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन है, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। मतलब इकोनॉमिक्स का कहना ये है कि हमें एक चीज़ के वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि कितने नंबर में क्वांटिटी में वो बनी है। जैसे मान लीजिए ये एक माचिस की तीली है, ठीक है, ये मान लीजिए ये बनी 10,000 माचिस की तीलियाँ बनी एक दिन में। ओके, और एक दिन में मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, ये एक कार बनी, सिर्फ एक। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से किसने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, बताइए, इसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया या इसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया। अब आप लोग कहेंगे कि माचिस ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक माचिस की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। एक तीली की तो वो भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मान लीजिए 1 रुपये मान लेते हैं, तो 10,000 तीलियों की वैल्यू हुई 10,000। ओके, वहीं एक कार है, एक कार सबसे सस्ती भी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की होगी। ओके, तो अब बताइए कि किसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया। अब आप कहेंगे कि हाँ भैया कार ने किया है प्रोडक्शन क्योंकि इसके पैसे सबसे ज़्यादा हैं, तो वही है इकोनॉमिक्स ने यही बोला है कि हमें एक गुड़ की क्वांटिटी को नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी को ऐड करना चाहिए उसमें, वो वेरियस गुड्स प्रोड्यूसिंग, मतलब कितना सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है आज कि नहीं। ओके, अब इसमें एक प्रिकॉशन दे रखा है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए, जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपने अपने फील्ड में मैंगोज़ उगाए, ओके, ठीक है, आपने उन्हें 60 रुपीज़ पर केजी उसको कंपनी में सेल कर दिए। कंपनीज़ में उसमें से फिर माज़ा बनाई, माज़ा ने भी फिर उसे एक्सपोर्ट किया, माज़ा ने फिर वो 120 रुपीज़ की पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की। तो आप जैसे फार्मर ने उसे की 60 रुपीज़ की सेल, उसे 60 रुपीज़ कंपनी को दी उसने, फिर कंपनी ने उसे अपना खर्चा वर्चा लगाया, उससे जूस निकाला, उसमें फ्लेवर्स डाले, माज़ा बनाई, तो उसकी भी कॉस्ट कुछ ना कुछ रही होगी, तो वो 120 रुपीज़ हो गए।
ओके, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इन 120 रुपीज़ में ये 60 रुपीज़ हिडन नहीं है? क्योंकि जब कंपनी ने मैंगोस खरीदे तो वो अपना घाटा तो करेगी नहीं, वो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगाएगी और वो अपना सारा पैसा इसमें से निकाल लेगी। तो हमें हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विसेज की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, नहीं तो इसमें तो इसकी वैल्यू 60 रुपीज़ की वैल्यू एडेड है। नहीं सॉरी, अगर आप मान लीजिए 60 रुपीज़ ऐड करें, 60 रुपीज़ प्लस इसे 120 रुपीज़ ऐड करें तो ये 180 रुपीज़ हो जाएंगे ना, पर एक्चुअल वैल्यू तो ये 120 है, इसीलिए हमें तो इसे कैलकुलेट करना ही नहीं चाहिए। ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब 120 रुपये में ही ये 60 रुपीज़ मिले हुए होते हैं। ओके, तो हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ जीडीपी? ये आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी इज़ द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक ईयर। मतलब जीडीपी एक टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि बनते हैं एक इकोनॉमिक ईयर। इकोनॉमिक ईयर क्या होता है? इकोनॉमिक ईयर होता है मार्च टू अप्रैल, मतलब एक जैसा अपना सेशन होता है ना स्कूल का, वही ऐसे ही मान लीजिए। तो वो होता है इसमें मार्च टू अप्रैल, मार्च टू अप्रैल होता है इसका इकोनॉमिक ईयर। ओके, ये व्हाट इज जीडीपी वाला, हाँ ये होता है मार्च टू अप्रैल। ये हो गया जीडीपी। ये किसके द्वारा होता है? ये अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है, इंडियन गवर्नमेंट में। ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। मतलब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर से आपको क्या समझ में आता है? मतलब टाइम के बढ़ते ही सेक्टर्स में कुछ चेंज आया है। मतलब पहले कोई कंट्री होती है, वो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होती है, प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर कोई कंपनी है, मतलब अगर कोई कंट्री है और वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी डेवलप नहीं है ना ही वो है, अभी उसकी सिर्फ इनिशियल स्टेज है, तो वो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। लेकिन सबसे पहले सब कंट्रीज़ प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनमें थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ। कुछ लोगों ने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना ली घर में ही, और जैगरी मेकिंग और भी बहुत सारी। फिर वो इनिशियली प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ थोड़े ज़्यादा उनमें शिफ्ट आया, सेकेंडरी सेक्टर। फिर उनमें एक शिफ्ट आया, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ इनिशियली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए और सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। फिर कुछ सालों बाद, मतलब लगभग 50-60 सालों बाद, फिर से इनमें इनिशियल शिफ्ट आया। फिर सेकेंडरी सेक्टर से लोग अब टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगे। टर्शरी सेक्टर मतलब अब समझिए, पहले कोई कंट्री था, वो डेवलप नहीं था, मतलब वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज थी, तो फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट था, फार्मिंग पे। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों की फार्मिंग अच्छी खासी होने लगी, तो कुछ लोगों ने अपनी स्मॉल फैक्ट्रीज खुद की डालनी, घर में ही बना ली, जैगरी मेकिंग और ऐसी ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री बनाने स्टार्ट कर ली। ठीक है, फिर टर्शरी सेक्टर में फिर उन लोगों ने बहुत टाइम बाद शिफ्ट आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आ गए। फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, मतलब उन्होंने अपना खुद का उन्होंने जैसे शॉप्स खोलनी अपनी, किराने की दुकान और स्ट्रीट वेंडर्स, ऐसे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। अब लेकिन ये हो गया, ये शिफ्ट इन्हें देखने को मिला है। लेकिन जब हम
उसकी बात करें कि इनमें जीडीपी सबसे ज़्यादा में कौन वो दे रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कौन से सेक्टर से रहा है, तो जवाब है टर्शरी सेक्टर से। टर्शरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। हाई इन जीडीपी, जीडीपी हाई देता है ये, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के मामले में बहुत कम है, मतलब बहुत कम देता है जीडीपी में, ये कम लिख देते हैं यहाँ पे, जीडीपी ये कम है। और सेकेंडरी सेक्टर तो बीच का है, बीच का है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इनमें बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस में है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जॉब किस में कर रहे हैं या नौकरी किस में कर रहे हैं, तो इसमें एकदम आपको चौंका देगा कि लगभग अभी भी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, मतलब अप्रॉक्स 50%। और टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में फिर उससे कम, टर्शरी सेक्टर में तो बहुत ही कम है। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें 27, इसमें है 24, सॉरी हाँ 24%, इसमें है सिर्फ 27%, अरे 49%। अब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन जीडीपी में ये सबसे कम है, ऐसा क्यों? और टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वो जीडीपी दे रहा है लेकिन एम्प्लॉयड लोग कम हैं, ऐसा क्यों? टर्शियरी सेक्टर में ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि टर्शियरी सेक्टर्स ने वो जॉब्स थी वो लोगों तक पहुंचाई नहीं, मतलब एक ही आदमी दिन का कमा रहा है 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, लेकिन जो और लोग थे जो जॉब फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जैसे उनकी इनकम बढ़ रही थी, वो इन्होंने नहीं की। वहीं प्राइमरी सेक्टर की तरफ बात करें कि इतने ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं लेकिन फिर भी ये लोग जीडीपी में बहुत कम शेयर रखते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, एक फील्ड है, एक फील्ड में एक घर है, एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो उनका ये 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, 2 हेक्टेयर की इनकी ये ज़मीन है। तो उन्होंने क्या किया कि पाँचों के पाँचों इसी फील्ड में लगे हैं, पाँचों के पाँचों इसी फील्ड में लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 हेक्टेयर की लैंड में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों की ज़रूरत है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 5 लोग कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब अगर मैं इनमें से 2 लोगों को हटा भी दूँ तब भी इसमें से उतनी ही फसल होगी जितनी होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि 5 लोग होते हैं आसान हो जाता है, लेकिन 5 लोग जब इसमें काम करते हैं ना तो वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल से कम ही काम करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि वो एक दिन में काम कर सकते थे, मतलब वो एक आदमी एक दिन में हाफ हेक्टेयर काम कर सकता था, लेकिन अब लोग ज़्यादा हैं तो उनमें काम डिवाइड हो गया, तो वो आधे से भी बहुत कम हेक्टेयर्स में उसमें काम करता है, तो वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं करता और ये लेबर वेस्ट, ये उनकी लेबर को वेस्ट कर देता है, ये लेबर वेस्टेज भी हो जाता है। वहीं अगर ये 2 लोग मैंने जिसमें हटा दिए, अगर ये 2 लोग कहीं बाहर कंपनी में जाके काम करें तो उससे उस फैमिली की अर्निंग भी बढ़ेगी, प्लस उसकी जो अभी तक जो उनमें 2 टाइम का खाना भी नहीं बन पाता था वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और लैंड भी उनकी सेफ रहेगी और उतना ही कल्टीवेशन आता रहेगा जितना पहले आ रहा था। ओके, तो ये हिस्टोरिकल चेंज हुआ है और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि ऐसा हमें लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं लेकिन असलियत में वो एम्प्लॉयड होते ही नहीं हैं, वो हिडन हैं। ओके, अब सवाल आता है कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे कैसे बनाएं कि जो लोग फील्ड्स में वो थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा कीजिए। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उनको वर्क प्रोवाइड करे, प्रोवाइड वर्क गवर्नमेंट के लिए, तो उन्हें वर्क प्रोवाइड कराए।
तो वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता रहेगा। सेकंड, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब उसके जो जिस विलेज में लोग रहते हैं उस विलेज के आसपास को ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करो, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर ऐसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये एक फील्ड है, यहाँ पे टूटी फूटी रास्ता है, तो ख़राब सी रास्ता है, तो अगर कोई सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो काफ़ी टाइम लगता है, और ये रिस्क रहता है कि कहीं वो क्रॉप वेस्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, रॉटन ना हो जाए, कुछ इंसेक्ट उसे ख़राब ना कर दें। तो उसके लिए आप उसका इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज को इम्प्रूव करो। स्टोरेज को इम्प्रूव करोगे तो इन इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। इससे हमारा जो फूड है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और जो उसकी फार्मर को उसका फुल प्रॉफिट मिलेगा। इम्प्रूव स्टोरेज, ये गवर्नमेंट के स्टेप होने चाहिए। इम्प्रूव स्टोरेज, स्टोरेज सिस्टम मतलब जैसे विलेज के पास ही एक स्टोरेज सिस्टम बनवा दीजिए आप। फोर्थ में कोल्ड स्टोर, मतलब विलेज के पास ही आप एक कोल्ड स्टोरेज बनवा दीजिए। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, मतलब इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो अपना जो भी क्रॉप होती है, जो भी उन्होंने उस पे फील्ड में आता है उनके, जो फिर वो उसे उसमें भेज देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज में पेस्ट और उन सब से बचाया जाता है, और खाने को एकदम ठीक ठाक बना के रखा जाता है लगभग जब तक वो चाहें, और फिर जब मार्केट में उनके प्राइसेस बढ़ जाएं उन क्रॉप के, तो फार्मर उसे इजीली सेल कर सके। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड लोन्स। मतलब प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई फार्मर लोन चाहता है, जैसे उसकी मान लीजिए क्रॉप इस बार अच्छी नहीं हुई, लेकिन वो चाहता है कि मुझे थोड़ा लोन मिल जाए तो मैं अगली साल अच्छा वो करके तो मेरा घर एकदम ठीक ठाक चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट को ये करना, गवर्नमेंट का एक ये वर्क होता है क्या, उन्हें करना ही चाहिए कि जो फार्मर है उसे लोन प्रोवाइड करें बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे। मतलब ऐसे मान लीजिए बहुत कम ब्याज पे, जैसे हिंदी में कहते हैं ना ब्याज, तो वही ब्याज ही यहाँ पे इंटरेस्ट है। प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू देम। मतलब जो फार्मर्स हैं और या फिर जो भी जिस किसी टाइप का भी आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, उसमें जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट को वो फार्मर्स या फिर जो भी वो स्मॉल बिजनेस जो भी वो डालना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि उनके एम्प्लॉय होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से निकल के बच जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयड हैं वो उन्हें भी मौका मिलेगा इसमें एम्प्लॉयड होने का। देखिए प्रोवाइड वर्क, मतलब जैसे डैम वैम बना देंगे तो उसमें वर्क मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आसपास में जो हमारा फूड है वो इजीली पहुंच जाया करेगा एक जगह से दूसरी जगह। इम्प्रूव स्टोरेज सिस्टम, मतलब स्टोरेज सिस्टम को अच्छा करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इतने सारे गेहूं खरीद लिए और पता चला बारिश हो गई तो सारे गेहूं ख़राब हो गए। फिर मेक कोल्ड स्टोरेज नियर दी विलेज। मतलब गांव के पास ही एक कोल्ड स्टोरेज बना दो जिसमें किसान लोग अपनी जो क्रॉप्स हैं उन्हें फिर वहाँ पे स्टोर कर सकेंगे। फिर जब उन क्रॉप्स के रेट अच्छे हो जाएंगे तब वो मार्केट में उन्हें बेच सकें। प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट, मतलब जो फार्मर्स या जो भी आर्टिशन पीजेंट्स जो भी लोन्स चाहते हैं उन्हें एक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट।
फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू देम, मतलब उन लोगों को जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फार्मर को क्या होगी, सीड, और जो भी पीजेंट्स आर्टिशंस उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ओके, अब इसी में एक टॉपिक आता है मनरेगा। इसी में एक टॉपिक आता है मनरेगा। मनरेगा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब ये मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आया था। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि हम आप लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें हम आप लोगों को 100 दिन का मिनिमम, कम से कम 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। मतलब आपको 100 दिन के लिए हम आप कुछ ना कुछ काम देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी काम, जैसे कोई खंबा है, जैसे किसी होते नहीं है नेता वो लोग होते हैं, उनका कुछ भी पुतला वतला बना के खड़ा कर देते हैं, तो उसमें पेंटिंग, उसकी देखभाल, और भी बहुत सारे, जैसे सीवर लाइन बंद हो गई तो कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लिया कि आप इसे खोल दीजिए, हम आपको पेंशन, हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो ये होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर गवर्नमेंट फेल होती है, जैसे मान लीजिए मैं 18 ईयर्स से अबव हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वर्क मिले, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और गवर्नमेंट किसी कारणवश मुझे एम्प्लॉयमेंट देने में असफल हो जाती है, तो सरकार मुझे अलाउंस देगी, मतलब मुझे भत्ता देगी। भले ही मैंने 100 दिन वर्क ना किया हो पूरी साल में, लेकिन अगर मैंने मनरेगा में रजिस्टर किया है तो मुझे मिनिमम 100 दिन का जो वर्क था उसका, भले मैंने, अब मुझे सरकार की वजह से कुछ मिला नहीं, तो मुझे 100 रुपये अपने आप घर बैठे मिल जाएंगे। 100 दिन का जो रोज़गार होगा वो मुझे घर बैठे मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट मुझे वर्क नहीं प्रोवाइड कर पाती तो। ओके, और ये गवर्नमेंट इस मनरेगा में जो भी वर्क कराती है वो लैंड प्रेफरेंस के लिए कराती है, मतलब ऐसी चीज़ करवाती है जिससे हमारी जो लैंड है वो अच्छी रहे। ओके, अब आता है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम सेक्टर्स को 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड हैं वो या अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड वर्क कौन सा होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रेगुलर वर्क होता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, द रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनकी सिक्योरिटी होती है कि हाँ भैया हमारा मूड हुआ तो तुम्हें ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। ओके, उसके बाद है वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स, वर्क फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मतलब ये निर्धारित समय के लिए ही वर्क करते हैं, मतलब फिक्स टाइम के लिए ही वर्क करते हैं। ओके, अब मैं इसे थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। फिक्स्ड आवर्स, इफ़ दे वर्क मोर दे विल बी ओवर पेड, मतलब अगर उन्होंने जैसे उनका वर्किंग आवर्स थे 9 to 5, लेकिन अगर उन्होंने 9 से 7 तक वर्क किया है तो उन्हें 2 घंटे का ज़्यादा मनी दिया जाएगा। पेड लीव हॉलीडेज़, मतलब उनकी जो छुट्टियां होती हैं, अगर जैसे मान लें इनकी तबीयत ख़राब हो गई, इन्होंने कहा सर आज हम नहीं आ पाएंगे, ये है, तो इनके सैलरी से कोई मनी कट नहीं होगा। और तो और
इन्हें संडे की छुट्टियां भी दी जाती हैं। प्रोविडेंट फंड, मतलब आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें एक वो मिलता है फंड कि ये लीजिए इकट्ठे रुपए और बाद में पेंशन हम आपको देते रहेंगे, तो ये वही प्रोविडेंट फंड हो गया। फिर आता है हमारा लास्ट, दे गेट मेडिकल फैसिलिटीज़। दे गेट मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। नॉट रेगुलर वर्क, कोई रेगुलर वर्क नहीं होता, मतलब जैसे आज मिल गया कल नहीं मिला। नॉट रजिस्टर बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ कोई रजिस्टर नहीं होते। नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, मतलब मान लीजिए जैसे इनके जो हेड थे उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये आदमी, तो वो तुम्हें किसी वक्त निकाल सकते हैं अगर कोई किसी बात से वो आपसे गुस्सा हो गए। नो फिक्स्ड आवर, मतलब गधों की तरह काम कराया जा रहा है, उनका जो जो हेड है वो कराया ही जा रहा है। नॉट ओवर पेड, मतलब ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो पैसा ज़्यादा नहीं है, जितने में डिसाइडेड है उतने ही पैसे मिलेंगे। नो पेड लीव हॉलीडेज, मतलब आज तुम नहीं आए कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब उन्हें एज अ रोज़ पैसे दिए जाते हैं, एज अ लेबरर की तरह उन्हें रखा जाता है। नो प्रोविडेंट फंड, मतलब ऐसा कोई फंड वंड उन्हें नहीं जाता जब वो रिटायर होते हैं या फिर जब वो छोड़ते हैं। नो मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू दैम, मतलब कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। और तो और ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें ड्रिंकिंग वाटर, सेफ सैनिटाइजेशन और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो उनका हेड चाहता है वही होता है, और कुछ भी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं होती हैं उसमें, सिर्फ जो भी होता है हेड का होता है। ऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं, आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी अच्छी चीज़ें हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के काफ़ी झोल झमेले रहते हैं और उसमें लग पाना बहुत मुश्किल की बात है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, ईजीली आप लग जाएंगे, लेकिन आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब आपसे वर्क बहुत ज़्यादा निकलवाया जाएगा लेकिन आपको प्रॉपरली पेड नहीं किया जाएगा। तो अब हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को? तो इसमें दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। लेकिन और तो और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी उनके साथ सोशल डेवलपमेंट में भी हम पीछे रह जाएंगे, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उन्हें। ओके, अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक दो मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, के वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो ये कुछ मेजर्स हैं। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि कौन उसका मालिक है। तो वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक यानी गवर्नमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, और प्राइवेट जो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट
ट्रेन्स चलाती है, मेट्रोस चलाती है और एयरवेज चलाती है, रोडवेज, ये सब। तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है और बहुत ही कम प्राइस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, और बेसिक नीड्स अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कराएगी तो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कराना पड़ता है। और अब आप लोग सोचेंगे कि इतना घाटा ये झेल कैसे लेते हैं। मतलब ये अब इतना सारा घाटा, जैसे मान लीजिए जो कॉस्ट होनी चाहिए एक टिकट की वो 50 रुपीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन वो आपसे सिर्फ 30 रुपीज़ ले रहे हैं। तो 20 रुपीज़ का ये लॉस कौन लेगा? ये लौट फेर के लेंगे हम ही, क्योंकि हम जो टैक्स वैक्स पेड करते हैं तो ये उन सब से कट जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसका मोटिव होता है प्रॉफिट। मोटिव इनका होता है ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, मतलब भैया पैसा कमाना है हमें। लेकिन पब्लिक का नॉट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का नहीं है, प्रॉफिट पर्पज से नहीं है उनका मोटिव, पूरा प्रॉफिट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाए वो अलग बात है। अब आप कहें, और लेकिन प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है वो, मान लीजिए अगर पब्लिक सेक्टर ने एनर्जी, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई, और उन्होंने कहा चलो प्राइवेट वालों तुम कर लो, तुम पहुंचाओ बिजली। तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे? प्राइवेट वाले जितने की वो एनर्जी बन रही होगी उसमें अपना भी प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब जाके वो एनर्जी हम लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट उसे ऐसे प्राइस पे देती है जिससे कि आम आदमी अफोर्ड कर सके। जैसे मान लीजिए आप लोगों का, जैसे मान लीजिए बिल आया 500 रुपये का, 500 रुपये का बिल आया, ठीक है, ये पब्लिक में आया। लेकिन अगर यही प्राइवेट वाले अगर आपको एनर्जी देते तो वो आपका बिल आता 5000 का, कि उसमें कंपनी का भी प्रॉफिट होता, प्रॉफिट छुपा होता। तो इसीलिए बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर पब्लिक सेक्टर ने ये जो एनर्जी है पहुंचाई है 500 की जगह 5000 में पहुंचाई होती, तो आप मुझे बताइए क्या कोई इंडस्ट्री ये अफोर्ड कर पाती कि 5000 हम तो एनर्जी में ही दे रहे हैं, फिर और इतना ज़्यादा तो हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हमारा इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो क्या एक कंपनी इतना अफोर्ड कर पाती? तो जवाब है नहीं। तो फिर ऐसे तो बहुत सारी वो कंपनीज बंद हो जाती। तो बहुत सारी सर्विसेज को चलाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है उसे लॉस बेयर करना पड़ता है, मतलब लॉस, घाटा झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर उसने घाटा नहीं झेला तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कुछ काम ही नहीं करेगा फिर पब्लिक सेक्टर के वजह से। ओके, so that's all from my side. If you have any query then ask in comment section. Thank you for watching this video till last.